16 साल की रोहिणी मेघालय के अपने गांव आई हुई थी, लेकिन जब वो शहर वापस लौटती है तो अपने साथ कुछ बहुत भयानक चीजें लेके आती है। एक लड़की जो कि गांव गई हुई थी अपनी अच्छी अच्छी मेमोरीज लेके अपने साथ आने, लेकिन वो ले आती है अपने साथ कुछ शैतानी ताकतें अपने पुराने घर। दोस्तों, आज की ये कहानी बताती है कि किस तरह से जो आपके अपने आपके अच्छे बुरे में आपके साथ खड़े हो सकते हैं, वही आपके अपने किस तरह से आपको बर्बाद भी कर सकते हैं, अपने मतलब के लिए बहुत भयानक चीज़ें भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस वीडियोस को हाइप करना ना भूलें और अपनी सिटी और स्टेट कमेंट करके बताना ना भूलें। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का ये इंसिडेंट है 2006 का, जो कि हमारे साथ शेयर किया रोहिणी नाम की एक लड़की ने। रोहिणी ने बताया कि वो अपने पेरेंट्स के साथ मुंबई में रह रही थी। काफ़ी साल पहले से ही उसके पिता उसकी माँ को लेके मुंबई शिफ्ट हो गए थे, लेकिन इसके अलावा मेघालय में उनका अपना ही गांव था जहां पे उनकी बाकी की फैमिली रहती थी। मतलब रोहिणी के पिता के जो भाई थे वो वहां पे रहते थे। इसके अलावा उनकी बहुत सारी ज़मीन थी जो कि मेघालय में ही थी। लेकिन जो रोहिणी थी उसने बताया कि बहुत रेयर होता था उनके गांव की तरफ जाना आना हो। इनफैक्ट उनके पिता कभी कभार अपने गांव जाते रहते थे, लेकिन रोहिणी बहुत मुश्किल से अपनी 16 साल की उम्र में 3 से 4 बार ही अपने गांव गई हुई थी। शहर की आदत उनको लग चुकी थी और शहर में ही वो अपनी ज़िंदगी बिता भी रहे थे। लेकिन बात है 2006 की, जब रोहिणी और उसकी फैमिली को इन्विटेशन आता है रोहिणी के पिता के भाई की तरफ से। उनके भाई की बेटी की शादी थी, जिसके चलते उनको मेघालय के अपने गांव में बुलाया जाता है। रोहिणी के जन्म के बाद ये पहली बार हो रहा था कि उनकी फैमिली लगभग 12 से 15 दिनों के लिए अपने गांव जा रही थी। रोहिणी बहुत एक्साइटेड थी, स्कूल से छुट्टियां ये सब कुछ हो गया था एडजस्टमेंट, जिसके चलते सारी फैमिली मेघालय पहुंचती अपने गाँव में। अब ये जो प्रॉपर्टी थी उनकी मेघालय में सब भाइयों ने बांट ली हुई थी और एक छोटा सा घर रोहिणी के पिता ने अपने गांव वाली ज़मीन पे भी बनाया था, ताकि अगर गांव आना जाना हो तो वहां पे वो बिना किसी टेंशन के रह सके। इसके अलावा उनकी बहुत सारी ज़मीन भी थी आसपास, लेकिन ये सारी की सारी जो ज़मीन थी वो उनके भाइयों के घर से लगती ही थी। मतलब सारी की सारी ज़मीन एक साथ ही थी, जिसके चलते इस ज़मीन को रोहिणी के पिता के भाई यूज़ कर लेते थे। कभी कभार अपने जानवरों को बांधने के लिए, उनको चराने के लिए, तो कभी कभार उन्होंने थोड़ी बहुत सब्जियां उन्हीं की ज़मीन पे लगाई हुई थी। मतलब कि उनकी डेली लाइफ का एक पार्ट बन चुकी थी वो ज़मीन। लेकिन इस बार जब रोहिणी की फैमिली वहाँ पे जाती है, शादी अटेंड करती है, उसके बाद भी एक हफ्ता वो वहीं पे रहते हैं और इस एक हफ्ता वहाँ पे रहने का एक रीज़न था। रोहिणी ने बताया कि उसके पिता ने डिसाइड किया था ये जो ज़मीन थी उनकी, ये उन्होंने बेच देनी थी अब, क्योंकि रोहिणी की स्कूलिंग कंप्लीट होने वाली थी और रोहिणी के पिता चाहते थे उसको अब्रॉड भेजना फर्दर स्टडीज़ के लिए। इसी के चलते उनको बहुत पैसा चाहिए था और इसी के चलते वो इस ज़मीन को बेचने की बातचीत शुरू करते हैं। हालांकि उन्होंने पहले ही एक इंसान से ये सारे डिस्कशंस कंप्लीट कर लिए थे कि किस तरह से उनको ज़मीन बेचनी है, कौन कौन सी ज़मीन बेचनी है और इसकी प्राइसिंग वगैरह क्या रहेगी। देखते देखते बात आगे बढ़ना शुरू होती है, लेकिन जब रोहिणी के पिता अपने भाइयों को बताते हैं तो वो थोड़ा सा ऑब्जेक्शन लगाते हैं इस पे। उनका मानना था कि इस ज़मीन को वो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, तो अगर रोहिणी के पिता को ये ज़मीन बेचनी ही है तो वो उनको बेच दे। ज़मीन घर की जो है वो घर पे ही रहेगी और इसके अलावा कोई तीसरा हिस्सेदार भी नहीं आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रोहिणी के पिता को जो वो प्राइस दे रहे थे, वो जो दूसरा इंसान प्राइस दे रहा था उससे आधे से भी कम था। अभी रोहिणी के पिता का भी जेन्युइन सा रीज़न था, वो रोहिणी को बाहर भेजना चाहते थे। इसी के चलते वो अग्री नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं भाइयों से उनके सेंटिमेंट भी जुड़े हुए थे। तो रोहिणी के पिता ने एक काम किया, उनकी जो टोटल ज़मीन थी उसका 25% उन्होंने अपने भाइयों को बिल्कुल फ्री में दे दिया और इसके अलावा जो ज़मीन थी वो उन्होंने बेच दी। इतनी सी 75% ज़मीन का भी उनको इतना पैसा मिला जितना उनके भाई उनको दे रहे थे, उससे ऑलमोस्ट डबल। देखते देखते चीज़ें थोड़ी सी सॉर्ट आउट होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि रोहिणी के पिता के जो भाई हैं या फिर जो भाभियां हैं वो शायद सेटिस्फाई नहीं हैं और इसी का रिजल्ट उनको आगे देखने को भी मिलने वाला था।
खैर इसके बाद वक्त बीतता है, ये सारे डिस्कशंस होते हैं और उसके बाद रोहिणी के पिता अपनी ये 75% ज़मीन बेच के शहर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन शहर पहुंचते ही चीज़ें कुछ अजीबोगरीब होनी शुरू हो जाती हैं। जो रोहिणी थी मात्र 16 साल की उसकी उम्र थी, लेकिन इसी उम्र में वो कभी कभार रात को उठ के अपने बेड पे बैठ जाती थी। जब उसके पेरेंट्स उससे पूछते थे कि आखिरकार वो इस तरह से क्यों बैठी है, तो वो कहती थी उसको नींद नहीं आ रही। उसको ऐसा लग रहा है जैसे उसके दिमाग में कोई इंसान चला हुआ है, उसके आसपास कोई इंसान घूम रहा है। ऐसी बहकी बहकी सी बातें वो करती रहती थी। लेकिन ये सब कुछ तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो जो होने वाला था वो उसके पेरेंट्स ने एक्सपेक्ट तक नहीं किया था। रोहिणी ने बताया कि उसको होश नहीं रहता था। इनफैक्ट उसके पेरेंट्स उसको बताते थे कि कभी कभार वो रात को दरवाज़ा खोल के बाहर टहलने निकल जाती थी, घर के आसपास घूमती रहती थी रात को 1-1, 2-2 बजे के अराउंड। मतलब इस समय एक 16 साल का बच्चा वैसे भी बाहर नहीं निकलता डर के मारे। रोहिणी ने भी बचपन से कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन अब ये सब कुछ हो रहा था। फैमिली के लिए परेशानी और भी बढ़ती जा रही थी। रोहिणी की माँ जानती थी शायद कोई भूत प्रेत, ब्लैक मैजिक इस तरह की चीज़ रोहिणी के साथ हुई है, लेकिन मुंबई जैसे शहर में ना वो ज़्यादा इंसानों को जानते थे। आस पड़ोस के लोगों को जानते थे, लेकिन वो भी मुंबई से नहीं थे, वो भी कहीं बाहर से ही यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। कोई बाबा, कोई तांत्रिक, किसी के बारे में भी उनको आइडिया नहीं था। इसी के चलते रोहिणी की जो माँ थी वो उसको इन्वॉल्व करती रहती थी किसी न किसी तरह के पूजा पाठ में, भगवान के आगे माथा टेकने के लिए। लेकिन इस ड्यूरिंग जो रोहिणी होती थी वो बिल्कुल ठीक होती थी। चीज़ें कभी कभार ऐसे टाइम पे चेंज होती थी जब वो अपने कमरे में बैठी हुई होती थी। इसके अलावा एक बार तो हद ही हो गई जब रोहिणी अपनी माँ को बुलाती है। वो कहती है कि माँ जरा गेट के पास जाके देखना, मेरी एक फ्रेंड मिलने आई है। रोहिणी की माँ जाती है, गेट के पास देखती है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। अब ये जो बात थी रोहिणी की माँ को डाइजेस्ट नहीं हो पा रही थी कि उनकी बेटी इस तरह की बातें क्यों कर रही है। उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी, लेकिन वो बहुत मैच्योर थी, बहुत समझदार थी। इस तरह की हरकतें वो बिल्कुल भी नहीं करती थी। आखिरकार एकदम से रोहिणी को हो क्या गया था, जिसके बाद वो वापस जाती है, रोहिणी को कहती है कि कोई भी तेरी दोस्त बाहर मिलने नहीं आई। लेकिन रोहिणी बहुत श्योर थी। वो कहती है माँ आप फिर से जाके देखो, मेरी फ्रेंड बाहर ही वेट कर रही है। मैं खुद बाहर चली जाती, लेकिन मेरे कंधे पे कोई बैठा हुआ है और वो मुझे जाने नहीं दे रहा। रोहिणी की माँ बहुत शॉक्ड थी और बहुत ही बुरी तरह से डर गई थी। इमेजिन कीजिए किसी का बच्चा रात के वक्त लगभग 8-8 बजे अपने पेरेंट्स को ये बात कहे कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे कंधे पे कोई बैठा हुआ है और कंधे पे कोई हो ही ना। यही जो था, यही रोहिणी की माँ के साथ हुआ था। उन्होंने रोहिणी के पिता को बुलाया और दोनों ही बहुत बुरी तरह से डर गए थे, जिसके चलते जब उनको कोई कॉन्टैक्ट आसपास नहीं मिल पाता है तो रोहिणी की माँ अपनी माँ को कॉल करती है, जो कि मेघालय के ही गाँव में रहती थी। उनको वो सब कुछ बताती है और रोहिणी की माँ उनको कहती है कि बेटा चीज़ों का सोल्यूशन वहाँ पे नहीं होगा, तुम्हें यहाँ पे आना पड़ेगा हमारे पास। अब कहीं ना कहीं रोहिणी की जो माँ थी उनको समझ आ गया था कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ है शायद गांव के ही किसी इंसान ने किया है। चुपचाप से वो फिर से प्लान करते हैं। 3 दिन के लिए वो मेघालय वापस जाते हैं, लेकिन रोहिणी के पिता के जो भाई थे उनको कानो कान खबर नहीं होती या फिर किसी भी फैमिली मेंबर को पता नहीं चलता। सीधा रोहिणी की माँ अपनी बेटी को अपनी माँ के पास लेके जाती है वहाँ पे इन चीज़ों का सोल्यूशन करवाने के लिए। एक दिन वो एक बाबा को बुलाते हैं जो कि वहाँ पे बैठता है। थोड़ी देर वो रोहिणी को वहीं पे बैठा के रखता है, जिसके बाद वो उनको बताता है कि इस लड़की पे सच में ब्लैक मैजिक हुआ है और ये चीज़ें उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी, जहाँ भी वो जाती रहे इसको कुछ चीज़ें बना के देनी पड़ेंगी। ये जो बाबा थे ये इस दिन वापस चले जाते हैं। कहते हैं कि अगले दिन वो कुछ चीज़ें बना के रोहिणी के लिए लेके आएंगे। लेकिन ये रात भी उनकी फैमिली के लिए बहुत मुश्किल होने वाली थी। वहाँ पे भी रोहिणी की यही हरकतें थी। वो अपनी नानी को बुलाती है और कहती है कि मेरे लिए पानी ले आओ। मैं खुद चली जाती, लेकिन मेरे कंधे पे कोई बैठा हुआ है। अब ये जो मैटर था ये उसकी नानी के लिए भी बहुत भयानक था। रोहिणी के एक्सप्रेशंस भी इस तरह के थे जैसे सच में उसके कंधे पे कोई बैठा हुआ है, सच में उसके कंधे पे उसको वेट लग रहा है और क्लियरली देख के लग रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रही है, जो कुछ भी है वो सच में फील कर रही है। रोहिणी की नानी पानी लेने जाती है। रोहिणी की माँ और पिता अलग कमरे में बैठे हुए थे, ये सोचते हुए कि रोहिणी और उसकी नानी इकट्ठे बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचती है देखते हैं विंडो खुली थी और बाहर रोहिणी घूम रही थी बिल्कुल अंधेरे में, और किसी को पता नहीं आखिरकार वो कर क्या रही थी। रोहिणी के पिता जाते हैं, उसको पकड़ के लेके आते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे घर के अंदर आते ही उसको अजीब सा होश आता है, जैसे वो जब बाहर घूम रही थी तो वो अपनी सेंसेस में नहीं थी या फिर कोई चीज़ उसके अंदर थी जो उसको बाहर लेके गई थी। लेकिन क्या चीज़ थी यही पता लगाना था। अब अगला दिन आता है। ये जो बाबा थे ये आते हैं, रोहिणी के लिए कुछ चीज़ें बना के उसको एक डोरी बांधते हैं उसके गले में और उनको खाने के लिए कुछ चीज़ें देते हैं। इनफैक्ट एक हवन भी देते हैं जलाने के लिए, जो उनको कहते हैं कि 1 हफ्ता
जहाँ पे रोहिणी सोएगी जिस कमरे में, उसी कमरे में जला के रखना है। रोहिणी की फैमिली ये सारी चीज़ें लेती है और वापस चले जाते हैं, जिसके बाद रोहिणी की फैमिली ये सब कुछ करती है। देखते देखते चीज़ें ठीक होने लग पड़ती हैं, रोहिणी भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके बाद 1 साल 2 साल बहुत अच्छे से निकलते हैं, इनफैक्ट अगले 10 साल बहुत अच्छे से निकलते हैं। देखते देखते साल आता है 2016, जब रोहिणी की शादी रखी जाती है। अब फैमिली का प्लान था कि रोहिणी की जो शादी है वो गांव में ही करेंगे। उन्होंने लड़का भी मेघालय का ही देखा हुआ था, इसी के चलते उन्होंने एक पैलेस बुक किया हुआ था कि वहीं पे शादी करवाएंगे। घर उनका था नहीं, ज़मीन उनकी थी नहीं वहाँ पे, और वो चाहते थे कि किसी तरह से कहीं ऐसी जगह चीज़ें मैनेज हो जाएं जिसकी वजह से किसी को बर्डन ना देना पड़े। पैलेस डिसाइड किया जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को उन्होंने इनवाइट किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना। 10 साल पहले जो रोहिणी ने फेस किया था उस तरह की कोई भी चीज़ हो। इनफैक्ट 10 साल हो चुके थे, काफ़ी हद तक लोग चीज़ें भूल भी चुके थे। खैर देखते देखते मंथ आ जाता है रोहिणी की शादी वाला, जिसके चलते वो इसी पैलेस में पहुंच जाते हैं। एक्चुअल में उन्होंने पहले से ही बुकिंग कर ली थी, 1 हफ्ता वहीं रहने का डिसाइड किया था। इसी ड्यूरिंग उन्होंने सारी चीज़ें करनी थी, और जो शादी वाला दिन था उसमें उन्होंने किसी को भी इनवाइट नहीं किया था। उन्होंने प्लान किया था एक नॉर्मल सी शादी करेंगे जिसमें फैमिली मेंबर्स ही रहेंगे। इसी के चलते जो भी बाकी की चीज़ें होंगी वो पहले ही प्लान कर लेंगे, जिनको बुलाना होगा उनको पहले ही बुला लेंगे। रोहिणी के ताया ताई चाचा चाची को भी बुलाया जाता है, जिसके चलते वहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, सब बहुत अच्छे से खाना खाते हैं एक साथ बैठ के, सब बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन देखते देखते जिस दिन शादी प्लान हुई थी उससे 2 दिन पहले रोहिणी के साथ वही चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। उसी तरह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। रात को ऐसा माना जाता है कि शादी वाले समय किसी भी लड़की या लड़का जिसकी शादी होने वाली हो उनको बाहर नहीं जाना चाहिए वक्त बे वक्त। लेकिन रोहिणी रात को फिर से बाहर घूम रही थी। फैमिली ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई थी पूरे के पूरे पैलेस में। उनके कुछ रूम्स भी थे, हर रूम में देखा जाता है, लेकिन रोहिणी कहीं भी नहीं दिख रही थी। जिसके चलते जब कुछ लोग ढूंढने बाहर जाते हैं तो देखते हैं पैलेस के पास ही एक पेड़ था। रोहिणी उसके नीचे बैठी हुई थी और वो कुछ भी नहीं कर रही थी, सिर्फ बैठी हुई थी। आखिरकार ये रीज़न क्या था? ना कोई फ़ोन था हाथ पे, ना किसी से बातें कर रही थी, ना कोई चीज़ कर रही थी। जब रोहिणी को थोड़ा सा झाड़ा जाता है, हिलाया जाता है, उठा के उसको वापस लेके आया जाता है, तो फिर से वैसे लगता है वो होश में आई है और वही चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं कहीं ना कहीं जो 10 साल पहले हुई थी। रोहिणी उसी तरह का रिएक्ट कर रही थी। कहीं ना कहीं सबको समझ आ गया था कि रोहिणी के साथ वही चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं, और वो ये भी जानते थे कि गाँव से कुछ लोग आए हैं, शायद वो अपने साथ वही चीज़ें लेके आए हैं। जिसके बाद फैमिली सब गांव वालों को, इनफैक्ट जो भी रिलेटिव्स आए थे उनको बता देते हैं कि इस तरह से जो भी उन्होंने प्लान किया था वो हो चुका है। अब जो शादी है वो उन्होंने काफ़ी एक छोटी सी स्मॉल सी मैरिज प्लान की है जिसमें घर के लोग ही ज़्यादातर होंगे। इसी के चलते उन सबको वापस भेज दिया जाता है। पहले से ही इस तरह से प्लान था, लेकिन बहुत रिस्पेक्ट के साथ सबको वापस भेजा जाता है। ये भी बताया जाता है कि रोहिणी की जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, तो हो सकता है हमें कुछ चीज़ें पोस्टपोन भी करनी पड़े। सबके सब लोग वापस चले जाते हैं, लेकिन पीछे से रोहिणी की हालत वैसी ही थी। फिर से रोहिणी अपनी माँ के पास आती है और उसको मैक्सिमम चीज़ें याद नहीं थी 10 साल पहले जो उसके साथ हुई थी, लेकिन उसकी माँ को सब याद था। रोहिणी कहती है कि मेरे कंधे मुझे बहुत भारी लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे इन पे अजीब सा वेट है, किस चीज़ का मैं नहीं समझ पा रही, लेकिन मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है। उसकी माँ समझ गई थी कि कंधे पे बैठना, कंधे भारी रखना 10 साल पहले भी उसके साथ हुआ था, और ये वही चीज़ें हैं जो रिपीट हो रही हैं। कहीं ना कहीं वही वाला ब्लैक मैजिक रोहिणी के साथ हुआ है। इसी के चलते रोहिणी की नानी जो कि वहीं पे थी, रोहिणी की माँ उनसे बातचीत करती है, उनको बताती है कि वही चीज़ें उसके साथ हो रही हैं जो इतने साल पहले हुई थी। दोनों समझ आते हैं कि वही चीज़ें रिपीट हुई हैं और वही उसी इंसान के पास जाना पड़ेगा जिसने 10 साल पहले रोहिणी का इलाज किया था। लेकिन ये रात उनको निकालनी पड़नी थी क्योंकि ऑलरेडी रात होने ही लग पड़ी थी। रात को फिर से वही चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। रोहिणी उठ के अपने बिस्तर पे बैठ जाती है। ये कहती है कि उसको ऐसा लग रहा है कि उसके आसपास कोई घूम रहा है, उसके साथ कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि फैमिली को किसी न किसी तरह से ये शादी पूरी करनी थी, जो कि सिर्फ 2 दिन के बाद ही थी। 1 दिन था रोहिणी को बिल्कुल ठीक करने के लिए, लेकिन फॉर्चुनेटली अब कोई गांव का इंसान वहां आसपास नहीं था। वो चाहते तो वो बहुत आसानी से इन चीज़ों का सोल्यूशन करवा सकते थे। फिर से उसी बाबा को कॉल की जाती है। उसको बताया जाता है कि इस तरह से रोहिणी के साथ वही चीज़ें हो रही हैं, जो भी सामान है उनको वो बना के इसी पैलेस की तरफ लेके आना पड़ेगा। वो खुद नहीं जा सकते क्योंकि कहीं ना कहीं से अगर लड़के वालों तक ये बात पहुंचती है तो उनको डाउट हो जाएगा कि रोहिणी के साथ चीज़ें कुछ ना कुछ खराब हैं, या फिर शादी से पहले किसी लड़की को घर से बाहर जाना भी नहीं चाहिए। वो जो बाबा थे ये भी बात मानते हैं
और उसके बाद वो प्लान करते हैं उसी शाम को वहाँ पे पहुँचने का। वो कहते हैं कि रात को उनको भी वहीं पे रुकना पड़ेगा क्योंकि पैलेस और उनके घर का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था। फैमिली सब कुछ अलाउ करती है, उनके लिए भी एक कमरा बुक किया जाता है, सब कुछ उसी तरह से रहता है। देखते देखते वो इंसान वहाँ पे पहुँचता है। रोहिणी का फिर से इलाज शुरू किया जाता है। रोहिणी भी कहीं ना कहीं सब कुछ अब धीरे धीरे याद कर पा रही थी जो 10 साल पहले उसके साथ हुआ था। उसको फिर से उसी तरह का एक लॉकेट बना के दिया जाता है, जिसके बाद उसको खाने के लिए कुछ चीज़ें दी जाती हैं और ये स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि कुछ भी हो जाए रोहिणी को पैलेस से बाहर नहीं निकलना है। पैलेस के बाहर भी वो कुछ चीज़ें करता है, पैलेस के ऑनर से डिस्कशंस करके उसको भी बताया जाता है कि इस तरह की चीज़ें इस लड़की के साथ हो रही हैं और वो भी इंसान समझदार था। खैर देखते देखते अगले दिन रोहिणी के साथ चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, लेकिन कुछ बहुत भयानक हुआ था। ये जो बाबा था जो रोहिणी का इलाज करने आए थे, पिछले रात को जो वहीं पे रुके थे, उनकी तबीयत सुबह बहुत ख़राब हो गई थी और वो बार बार यही कह रहे थे कि मुझे किसी तरह से वापस मेरे घर पहुंचा दो, मेरे साथ चीज़ें भयानक हो रही हैं। शायद जो रोहिणी से चीज़ें छूट के निकली थी वो इस इंसान को परेशान कर रही थी और वो चाहता था किसी भी तरह से घर पहुंच के अपना पूजा पाठ करना, अपनी चीज़ें करना, जिससे कि वो इन चीज़ों से छुटकारा पा सके। इसीलिए जो बाबा तांत्रिक होते हैं ज़्यादातर वो अपनी जगहों पे बुलाते हैं क्योंकि उनका जो स्पेस होता है, उनका जो प्लेस होता है, उन जगहों पे ये चीज़ें उन्हें परेशान नहीं कर पाती, लेकिन बाहर उनके साथ इस तरह का कुछ भी हो सकता है। रोहिणी को छुटकारा मिल गया था, लेकिन ये इंसान बहुत बुरी तरह से परेशान हो चुका था, जिसके बाद इसको एक गाड़ी स्पेशल से करवाई जाती है, जिसके बाद इसको अपने घर पहुंचाया जाता है। वापस से शादी नॉर्मली होती है। ये एक नॉर्मल सी शादी थी, जैसा मैंने आपको बताया, फैमिली के ही लोग थे और शादी से अगले दिन रोहिणी के पिता इस इंसान का हालचाल पूछने भी जाते हैं। वो इंसान बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसका कहना ये था कि ये चीज़ इस बार बहुत भयानक थी। हो सकता था रोहिणी के साथ इसकी शादी भी हो जाती और अगर ऐसा होता तो लाइफ लॉन्ग ये चीज़ें फिर निकलती नहीं है। लेकिन फॉर्चुनेटली फैमिली ने शादी से पहले सब कुछ अरेंज कर लिया था, चीज़ें ठीक हो गई थी, रोहिणी भी रिकवर कर गई थी। लेकिन किसी न किसी तरह से इस तरह की कहानियाँ हमें बहुत अजीब, बहुत भयानक मैसेजेस देके जाती हैं कि जो अपने लोग हमें लगते हैं, जिनके आसपास हम अपना घर बनाते हैं, अपनी गृहस्थी बसाते हैं, हमें लगता है कि मुसीबत के समय ये लोग हमारी हेल्प करेंगे, लेकिन वहीं जब आपका कुछ अच्छा होने लग पड़ता है या फिर आप कुछ ऐसा नहीं कर पाते जो आपके अपने लोगों का बेटरमेंट हो, तो आपके साथ वो इस तरह की चीज़ें भी कर सकते हैं। तो आपको लोगों से ही नहीं, पराए लोगों से ही नहीं, बल्कि अपने लोगों से भी बहुत केयरफुल रहना है। हो सकता है जिनको आप अपना समझ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी पीठ पीछे आपके अगेंस्ट कुछ बहुत भयानक कर रहे हैं। आई रियली होप रोहिणी के साथ जो ये भयानक चीज़ें हुई उसके बाद आपको कुछ सीखने को मिला हो, एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड मैं चाहता नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ भी अगर इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो अगर आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, चाहे किसी के साथ भी हुआ हो, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर, जिसका आप चाहते हैं कि हम यहाँ पे नाम भी बदल दें, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे हमसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।